नमस्कार, विवेक वर्मा, पेशे से एडवोकेट और चांदनी चौक से मैं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? सर, आज मैं फिर अपने कुछ सवालों के साथ आपके सामने आई हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप कहते हैं कि मैं 61,000 परिवार वालों से मिल चुका हूँ। तो क्या वो सारे आपके वोटर ही हैं? नहीं, मैं प्रैक्टिकली समझता हूँ वो मेरे सारे वोटर नहीं हैं। उनमें हो सकता है 30, 40, 70% वोटर हों और बाकी लोग ना हों। कारण ये है कि मैं किसी से पूछ नहीं सकता कि आप मेरे वोटर हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो वोटर होंगे। मैं उनको ये कहता हूँ जब भी उनसे मिलता हूँ और बाद में ये कहता हूँ कि आप चाहे मेरे वोटर हों या ना हों, लेकिन मेरे जो 3 मुद्दे हैं, जिसमें पेंशन है, जिसमें मेडिकल का इलाज है, जो लंबे समय तक फ्री के लिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ और तीसरा एजुकेशन, कॉलेज तक बच्चों की फ्री। ये सब सुविधाएँ हिंदुस्तान के सभी लोगों के लिए हैं और जब सभी लोगों के लिए हैं, तो नेचुरली उनसे भी संबंधित हैं। तो वो वोटर ना भी हों, तो एट लीस्ट चांदनी चौक के जो उनके जानकार हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त यार हैं, पड़ोसी हैं या काम करने वाले हैं, वो उनको भी कह के मुझे वोट दिलवाएँ, ताकि मेरा जीतना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं जीतूँगा तो उनको भी फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का। और ये फ़ायदा नहीं है, ये उनकी ज़रूरत है, वो उनकी आवश्यकता है और ये उनका हक है, जिसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। सर, आपको आप चांदनी चौक सीट से में कौन-कौन से एरिया आते हैं? क्या ये सारी एरियाज़ आपको पता है? देखिए, मैं मानता हूँ कि एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन आप ये मान कर के चलिए कि इस एरिया की जो शुरुआत है मिंटो ब्रिज आईटीओ से लेकर के चांदनी चौक और साथ-साथ में जितना भी उससे एलाइड एरिया है, जो तिब्बती एरिया है और वहाँ से लेकर के अशोक विहार, मॉडल टाउन, आज़ादपुर, आदर्श नगर, जहांगीरपुरी की भी एक बेल्ट आती है, जीटी करनाल रोड इंडस्ट्री एरिया तक लंबाई में फैला हुआ है, जो दरियागंज के गोलचा सिनेमा के पीछे से शुरू होता है। उसी तरह ही जब ये एरिया शुरू होता है आईटीओ की तरफ से, तो आईटीओ से ही जाता है मिंटो ब्रिज से श्रद्धानंद मार्ग, सदर बाजार, अजमेरी गेट और वहाँ से पहुँचता-पहुँचता ये आगे आज़ाद मार्केट, ये सीधे राजा पार्क, रानी बाग की तरफ निकल जाता है। मेट्रो का जो पूरी लाइन है, वो सारी इस एरिया के अंदर आती है, जिसके अंदर अशोक विहार, वजीरपुर इंडस्ट्री एरिया का भी सिविल लाइन का एरिया भी इंक्लूडेड है और साथ में कमला नगर, शक्ति नगर, रूपनगर, राणा प्रताप बाग का एरिया। आगे जाकर के ये पीतमपुरा, रानी बाग से शकूरपुर से मिल जाता है। पश्चिम विहार तक चला जाता है। पश्चिमपुरी की एक बेल्ट का एक पॉकेट भी शायद इसमें आता है और पीतमपुरा, शालीमार बाग और कंबाइंड के अंदर वापस ये वजीरपुर इंडस्ट्री एरिया से आज़ादपुर मंडी की तरफ के एरिया में चला जाता है। तो इस तरह ये एरिया बहुत बड़ा है और मैं समझता हूँ कि मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ इन लोगों से मिलने का। सर, और मेरा तीसरा सवाल है कि क्या आप जो कहते हैं कि मैं मेडिकल फैसिलिटी दिलाने की कोशिश करूँगा, तो सर इसमें नया क्या है? क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक है, आयुष्मान योजना है, फिर आप नया क्या करेंगे? देखिए, मेरे लिए नया बहुत कुछ है। आयुष्मान योजना के अंदर आपका लगभग 5 साल का परिवार को इलाज, परिवार में सभी व्यक्ति आते हैं। आज की डेट के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर 1 दिन से 10 दिन भी एडमिट हो जाए, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी लोग अगर जाएँगे सहूलियत के नाम के ऊपर, तो 25,000 रुपए से लेकर के 2-4 लाख रुपए, 6 लाख रुपए उनका खत्म हो जाएगा। बाकी लोगों का क्या होगा? अगर व्यक्ति दोबारा बीच में बीमार हो गया साल में, फिर कहाँ जाएगा? सिमिलरली आपका जो मोहल्ला क्लिनिक है, वो एक ओपीडी की तरह है। एक छोटा-सा क्लिनिक बनाया हुआ है जिसमें थोड़ी-सी टेस्ट की उम्मीद है, थोड़ी बहुत मेडिसिन्स अवेलेबल हैं, उसमें लोगों का इलाज होता है। लेकिन क्या एक प्रॉपर इलाज होता है? जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी आपके स्टेट के पास आते हैं, तो क्या वहाँ प्रॉपर इलाज चल रहा है? वहाँ भी फैसिलिटीज़ की कमी है बहुत ज़बरदस्त। इवन पेशेंट अगर सर्जरी के लिए जा रहा है, कैंसर के लिए जा रहा है, लिवर सिरोसिस के लिए जा रहा है, किडनी डिसऑर्डर के लिए जा रहा है, क्या वहाँ डायलिसिस की मशीनें, लिवर से रिलेटेड टेस्ट फैसिलिटीज़ या आपके ऑपरेशन से रिलेटेड कितने ऑपरेशन थिएटर्स हैं, क्या उतना स्टाफ मुहैया है, उनके पास उतने ऑपरेटर्स हैं? ऐसी प्रेग्नेंट लेडी हैं आपकी, उनके पास क्या अल्ट्रासोनिक थेरेपी से लेके क्या लेटेस्ट डिजिटल एक्स-रेज़ मशीन उन लोगों के लिए जो हड्डियों से रिलेटेड भी लोग प्रॉब्लम्स के लिए जाते हैं? तो
डेट्स दी जाती हैं, 1 दिन, 10 दिन, 25 दिन, 2 महीना, डिपेंड अपॉन सीटी स्कैन, एमआरआई एंड अदर। इवन एमआरआई, सीटी वगैरह भी हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, रिकमेंड कर दिया जाता है, ये प्राइवेटली रिकमेंड कर दिया जाता है। किसको फ़ायदा जा रहा है? ये लोगों के सोचने का विषय है, सरकार को या किसी और को। तो मैं पूरा प्रयास करूँगा कि इलाज टोटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में विद ऑल फैसिलिटीज़ इन एवरी हॉस्पिटल शुड बी अवेलेबल। ये होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है इसका अवेलेबल होना, ताकि पेशेंट जल्दी से जल्दी कम से कम समय में ठीक हो, उसको खाना-पीना भी मिले और साथ में जो लोग उनके साथ आते हैं, उनके लिए भी बिल्डिंग्स वगैरह बने ताकि वो वहाँ रह सकें, उनको अटेंड कर पाएँ। क्योंकि सोने की जगह, बैठने की जगह भी लोगों को नहीं मिलती है। तो मैं परमानेंट डॉक्टर्स कराने का प्रयास करूँगा स्टाफ के साथ, और साथ ही साथ ये सारी सुविधाएँ अवेलेबल कराने का पूरे हिंदुस्तान में करूँगा, सहयोग से स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर से मिलके, ऐसे सरकार के लोगों से मिलके, जो रनिंग हो और अपोजिशन पार्टीज़ के लोग हों। अगर मैं जीतता हूँ तो सर्टेनली ये पूरा कोशिश करूँगा। सर, बुजुर्गों का जीवन बेहतर हो, इसके लिए आप क्या करना चाहते हैं? देखिए जी, पहला तो 76 साल के आस-पास बीत चुके हैं, उनको मेजॉरिटी लोगों को पेंशन तो मिलती नहीं, जो उनका हक है। फॉरेन में भी तो पेंशन मिलती है, हम क्यों नहीं दे सकते? इतने लाख करोड़ रुपया हम रेवेन्यू एकत्रित करते हैं, चाहे जीएसटी से करें, इनकम टैक्स से करें, कस्टम एक्साइज से करें, किसी भी तरह से कोई भी स्पेशल टैक्सेस लगा दिए जाते हैं पब्लिक पे बिलिंग के अंदर, चाहे वो वाटर बिल हो, चाहे एमटीएनएल के बिल हो, चाहे कोई भी मोबाइल के बिल हो। एक्स्ट्रा एरिया की ज़रूरत के मुताबिक स्टेट गवर्नमेंट से लेके सेंट्रल गवर्नमेंट तक पैसा लेती है, अलग से, लोगों को पता ही नहीं है। वो जो इतना रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है, उसके अलावा मेरे जो विचार थे, उसके अंदर मैंने सरकार को भी इन्फॉर्म किया था कि आप 5,000 की पेंशन दे दें, मेल-फीमेल दोनों को। आज से लगभग कोई 1.5 साल पहले मैंने पत्र डाला था रूलिंग गवर्नमेंट को, जो इस समय चुनाव लड़ रही है, उसको सुना नहीं गया। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि पर्टिकुलरली मेरी नज़र में 5-6 ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसके अंदर 30-40 ऐसे प्रोडक्ट हैं, जिनमें से पैसा वो आ सकता है, जिसको हम पेंशन की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। मैं उसको लागू करवाने का पूरा प्रयास करूँगा, उन सभी लोगों को पेंशन दिलवाने का प्रयास करूँगा, जो मेरे ही आर्टिकल के मुताबिक 2026 के अंदर लगभग 17 करोड़ लोग होंगे। उनका हक है। सर, आजकल कैंसर की इतनी नकली दवाइयाँ आ रही हैं कि पेशेंट ठीक होने की बजाय उसकी हालत और बिगड़ती जा रही है। उसकी रोकथाम के लिए क्या कोई उपाय हो सकता है? बिल्कुल होता है जी उपाय, लेकिन सरकार और उनके डिपार्टमेंट्स को इस बारे में सोचना चाहिए, अपनी कमियों को सुधारना चाहिए, करप्शन को मिटाना चाहिए। अब ड्रग अथॉरिटीज़ होती हैं, एनपीपीए भी है आपका, नेशनल फार्मास्यूटिकल्स एजेंसीज़ वगैरह हैं, वो क्यों नहीं ध्यान देती हैं? सरकार क्यों नहीं ध्यान देती है? हेल्थ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट क्यों नहीं ध्यान देता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री क्यों नहीं ध्यान देती है? आपके जो डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, ऐसे लोगों पे छापे मार करके इन दवाइयों को जब्त क्यों नहीं करते? फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरर से क्यों मिल जाते हैं? इसी कारण से कुछ लोग बाहर से या विदेशों से वही जो दवाइयाँ हैं, उनकी सैंपलिंग इकट्ठे करके उसमें नकली दवाइयाँ डाल के बेच रहे हैं। कितने हज़ारों, लाखों लोगों की मृत्यु हो रही है, इस बारे में इन्फॉर्मेशन मीडिया के अंदर आ रही है। बहुत गलत है। सरकार को सोचना चाहिए। अगर मैं आया तो आई विल सर्टेनली डू एंड टेक द रेमेडीज़, क्योंकि मैं खुद 16 साल मेडिकल लाइन में रहा हूँ, बीएससी मेडिकल रहा हूँ। मैं आई वर्क फॉर रैनबैक्सी लैबोरेटरी। मैं इस बारे में बहुत सीरियस तरीके से जाऊँगा और ये नकली दवाइयों को, करप्शंस को ख़त्म कराने का पूरा प्रयास करूँगा। और स्टेटस जो दवाइयों का है, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव कराने का प्रयत्न करूँगा, जो कि गलत दवाइयाँ गलत गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रोवाइड कराई जाती हैं, कम स्टैंडर्ड की। सर, आजकल जाति धर्म के नाम पे लोग वोट ले रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या विचार है? बिल्कुल गलत है। जाति और धर्म के मामले में मैं कहता हूँ कि इस मामले में पब्लिक को सोचना चाहिए कि वो कितनी गलती कर रही है। उनको ये नहीं पता होता कि जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है, वो एमपी के लायक है भी है कि नहीं। मेंबर पार्लियामेंट का मतलब क्या है कि बेसिकली वो व्यक्ति जो कानून बनाने, कानून में अमेंडमेंट कराने, यानी बदलाव करने, फाइनेंस बिल को पास कराने, लोगों तक चीज़ें पहुँचाने का काम करता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पब्लिक को सोचना चाहिए, जाति धर्म के नाम पे, मुद्दे पे जो व्यक्ति खड़ा हो जाता है, उसको क्यों वोट दे रहे हैं? वो क्यों नहीं एक वकील को वोट देते, एक फाइनेंस कंसल्टेंट को देते, या एक एज हु द पर्सन जो एक इकोनॉमिस्ट के रूप में काम कर रहा है। मैं तीनों काम कर चुका हूँ और इस समय रनिंग जो मेरा काम है वो एडवोकेट का है। मेरे जैसे व्यक्ति को वोट देना चाहिए ताकि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ, बजाय कि दूसरी पार्टी वालों को इस तरह वोट देने के, या एक डॉक्टर, इंजीनियर या ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट लोगों को वोट देने के। मेरे जैसे व्यक्ति को देखे ना, वो कहते हैं कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं आता, उनके सामने खड़ा हूँ निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में, मुझे जिताएं, मैं उनके लिए
ऐसा करूँगा जो उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा अगर मैं जीत के आता हूँ। सर आपका जुनून, आपके उत्साह को देख के बड़ी खुशी हुई, अच्छा लगा आपसे बात करके। कुछ सवाल अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।